नमस्कार, द रेड माइक की एक विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं कार्तिकेय बत्रा, बहुत नोटेड और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही मुकम्मल पॉलिटिकल रिसर्चर अगर कोई हैं तो कार्तिकेय हैं। हमेशा कई कार्यक्रमों में आप हमारे साथ आ चुके हैं और अब आपसे सामने सामने रूबरू हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू संकेत जी, और आपको रेड माइक को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस पीछे बीते हुए हफ्ते में जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन कार्तिकेय अब बिखर गया है, टूट गया है, अब किसी लायक नहीं रहा है, और ये एक ऐसा, जैसे कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना था कि ये बना तो एक शामियाने की तरह था लेकिन फटते फटते रूमाल रह गया। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उस रूमाल को रफू करने का काम राजनीतिक रूप से शुरू हुआ है, और खास तौर से दो कठिन गठबंधन, करेक्ट, उनमें ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल का तो फ्लॉप ही हो गया। उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चौधरी अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के जाने के बाद शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली। सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ, और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ। पैकेज डील हुई ना, दिल्ली प्लस, करेक्ट। उसमें गोवा भी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी है, तो एक बड़ी डील है। लेकिन देखिए, प्रभावी रूप से अगर देखा जाए तो दिल्ली इज मेजर इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर्स, यस, बट एक केमिस्ट्री वाइज अगर देखें तो कुछ हरियाणा और गुजरात में भी हरारत हो सकती है। तो एक नेशनल टाई अप की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन देखने को मिला है। लेकिन यह गठबंधन कितना कारगर सिद्ध होगा, और यह गठबंधन कार्तिकेय क्या बीजेपी को चोट दे पाएगा यानी 2024 में, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ट्रू टू योर नेचर, आप गणित करते रहते हैं, गुणा भाग करते रहते हैं, तो हमने निकाला तुरंत अपना सफेद बोर्ड आपके लिए, और अब आइए एक विश्लेषण शुरू किया जाए। तो ये आपने क्या बनाया है? इंडिया गठबंधन, हाँ जी, और एनडीए गठबंधन, बिल्कुल। और आप इनको 3 पैमानों पर इनको जज करेंगे। स्टेट्स को, करेक्ट। हाँ, तो हमने क्या किया, ये 3 कैटेगरीज में आप स्टेट्स को बांटे। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स, इसमें कुछ एनडीए के स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, कुछ इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, जहां पे स्ट्राइक रेट बहुत लॉपसाइडेडली एक फॉर्मेशन की तरफ गया था 19 में, और जहां सिचुएशन आज भी बदलने की ज्यादा आशंका मुझे नहीं लग रही। फिर एक आता है स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट में भी आप देखोगे कि हालांकि एनडीए की तरफ ही पिछली बार भी बहुत रुझान था, लेकिन वहां पे सिचुएशन पलटने की उम्मीद है। इधर वे एनडीए की तरफ भी जा सकता है, इंडिया की तरफ भी जा सकता है। और फिर एक राज्य ऐसा है जहां एटलीस्ट आज की तारीख में दोनों ही ज्यादा रेलेवेंट मुझे नहीं नजर आ रहे। तो अगर हम एक मोटा मोटा गणित करें, हमारे पास 543 सीटें हैं, तो उसमें इंडिया को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स वाइज बोल रहे हैं संकेत, इसमें सीट वाइज नहीं कह रहे। ठीक है। उस इंडिविजुअल स्टेट के अंदर सीट्स कुछ ऐसी हो सकती हैं जो इंडिया के स्टेट में हो बट एनडीए की स्ट्रॉन्ग सीट हो। ठीक है। तो उतनी आप मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दें। बिल्कुल। 91 सीट्स ऐसे राज्यों में हैं जिन्हें हम इंडिया का स्ट्रॉन्ग एरिया बोलेंगे। तो वो ये जरा कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। ये 91 सीटें हैं जो कि इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स जो हैं उनके अंदर ये सीटें हैं। इसमें हम कौन से राज्य ले रहे हैं संकेत? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, केरल में 20, पंजाब में 13 और पुडुचेरी में 1। ये अगर आप जोड़ेंगे पूरा 91 हो जाएगा। ये 91 हो जाना चाहिए अगर मेरी गणित सही है तो। इनफैक्ट केरला 13, पुडुचेरी 1 है, और मैंने शायद पंजाब इसमें मिस कर दिया जी। पंजाब है 13 सीटों वाला। तो ये आप अगर इसको ऐड करेंगे 56, 86, 56, 76, 89, 91। ओके। तो ये 91 सीट्स हैं, और 19 में इंडिया अलायंस का स्ट्राइक रेट यहां था 80% और एनडीए का स्ट्राइक रेट था 7%। तो ये 91 सीट्स मुझे ज्यादा हिलती हुई नहीं दिख रही।
इनफैक्ट मुझे थोड़ी लग रही है गुंजाइश कि तेलंगाना में कांग्रेस और अच्छा कर और अच्छा सकती है। करेगी। पिछली बार 17 में 3 या 4 सीटें थी, हाँ। लेकिन गुंजाइश ये भी है, हो सकता है बीजेपी थोड़ा बेहतर कर जाए तेलंगाना में। केरल में मुझे बीजेपी के लिए कुछ खास गुंजाइश नहीं दिखती। तमिलनाडु में 1-2 सीट हो सकता है, बहुत अगर फाइट मारे बीजेपी तो निकल जाए। पंजाब में इस बार अभी तक तो एटलीस्ट अकालीज और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ है, तो जो टॉप 2 पार्टीज हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही रहेंगे। हाँ। इस वजह से कई एंकर्स जो ये कह रहे थे या कई जर्नलिस्ट कि केजरीवाल जी ने इंडिया अलायंस को झटका दिया, पंजाब में अलग लड़ेंगे, मैं उससे सहमत नहीं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग लड़ने में ही इंडिया अलायंस की भलाई है, क्योंकि अगर नंबर 1 नंबर 2 साथ आ जाते हैं तो आप अपोजिशन स्पेस नंबर 3 नंबर 4 को दे देते हैं। तो ये 13 सीटें अगर इंडिया अलायंस में ही बंटनी है तो वो जरूरी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े। और पुडुचेरी लक्षद्वीप की एक सीट है जो मुझे लगता है इंडिया के खाते में जा सकती है। तो एक बार फिर सम अप करने के लिए दीपक से मैं कहूंगा कि इस बोर्ड पर ही फोकस रखें। 91 सीट्स टोटल, जिसमें से तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, पंजाब में 13, पुदुचेरी में 1 और लक्षद्वीप में 1। ये इंडिया गठबंधन के मजबूत राज्यों की सीटें हैं 91 कार्तिकेय के हिसाब से। अब एनडीए में जाते हैं, एनडीए की बात करते हैं। और यहां से कहानी शुरू होती है कि क्यों आज की तारीख में सब मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्शन एनडीए के फेवर में जा सकता है। एनडीए के फेवर में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स हैं संकेत भाई, वो 216 हैं। ऐसे स्टेट्स हैं इनके पास जहां इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, वहां पर 216 सीटें हैं। अब इसमें आपका राज्य सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, बेसिकली हिंदी हार्टलैंड, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर मैं उठ सकता हूं तो मैं ये भी करना चाहूंगा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ मैंने पहले ही कर दिया। तो अगर आप इनकी सारी सीटें मिलाएंगे, राजस्थान में है 25 सीटें, मध्य प्रदेश में है 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में है 11, गुजरात में 36, उत्तराखंड में 26, 5, हिमाचल में है 4, असम में है 14, दिल्ली में 7 और झारखंड में फिर 14। अगर आप इसको जोड़ेंगे और मैंने अगर ये सब कहीं सही किया है, 216 ही है ये आंकड़ा। ठीक है। यहाँ पे 19 में स्ट्राइक रेट 216 में एनडीए का था 87% और इंडिया का था 6.5%। 6.5%। और बिगेस्ट कल्प्रिट इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि ये सारी वो सीटें हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी हम इंडिया से हटा रहे हैं ना। ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बल्क सीटों में बीजेपी के सामने खड़ी होंगी, कुछ एरिया में आम आदमी पार्टी, कुछ एरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, लेकिन मोटा मोटा जो है वहां पे देखिए 122 सीटें थी ऐसी जहां पे कांग्रेस का स्ट्रेट फाइट था, उसमें कांग्रेस लाई 6 सीटें बीजेपी के सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस झारखंड में था, 14 में 2 सीटें। सपा 80 में 5 सीटें लाई, हालांकि वो 80 की 80 पूरी नहीं लड़ी, केवल 5 सीटें आई। तो आप देखिए जब स्टार्टिंग पॉइंट, आप डिस्पैरिटी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में। इंडिया अलायंस के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स में 91 सीट्स हैं, एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स में 216 सीट। तो मेन प्रॉब्लम तो ये है, स्टार्टिंग ही आप देखिए मुश्किल से हो रही है ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़े। अब आप बोलेंगे स्विंग स्टेट क्या होता है। अगर आप यूएस पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं और हमारे व्यूअर्स जो भी करते हैं आपके, तो यूएस में क्या है ना कि अब लगभग ये पता है कि मेजॉरिटी स्टेट्स किस तरह वोट करने वाले हैं, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन। लेकिन प्रेसिडेंट कौन चुनता है? स्विंग स्टेट्स। वो स्टेट जहां पता नहीं इस बार कहां थर्मामीटर जाएगा। एग्जैक्टली। तो कुछ इस कैटेगरी के स्टेट्स हमने बनाए हैं, मतलब ये अगर मेरे हिसाब से ये स्विंग स्टेट्स हैं, मैं इसका कारण आपको बताता हूं। इस कैटेगरी में 190 और ब्रैकेट में +21, बताता हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है। 190 ऐसी सीट्स हैं, ऐसे राज्यों में सीटें हैं जहां इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए है, जहां पे सिचुएशन थोड़ी पलट सकती है। और वो कितनी पलटेगी ये मैं नहीं कह रहा। मसलन बिहार, आप कहेंगे अब क्या सिचुएशन पलटेगी, अब तो नीतीश जी चले गए।
लेकिन 39-1 जो था वो मुझे नहीं लगता अब रिटेन हो पाएगा इस बार, क्योंकि आरजेडी तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की भी यात्रा निकली। अब वो 1 से बढ़कर इंडिया 5 पे जाएगा या 15 पे, ये मैं नहीं कोई नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूं कि स्कोर लाइन जो है उसमें एक शिफ्ट आएगा। तो बिहार की 40 सीटें, दूसरा राज्य महाराष्ट्र। आप बीजेपी की तरफ से देखिए, इस समय सारा जोर महाराष्ट्र पे है। अशोक चव्हाण आ गए, करेक्ट, मिलिंद देओड़ा चले गए शिवसेना में, इसके पहले 2 पार्टियों में फूट हो चुकी है। 48 सीट्स और सी वोटर का रीसेंट ट्रैकर अभी भी यहां पे इंडिया अलायंस को एज दे रहा है। 2 तीसरा राज्य जहां पे कांग्रेस के पास अपने पाप धोने का एक मौका है, जहां पे वो बीजेपी के सामने अच्छा परफॉर्म करके इंडिया अलायंस को पावर दे सकती है, कर्नाटक। यहां पे स्कोर लाइन पिछली बार थी 26-2 में एक जेडीएस एक कांग्रेस। उधर लिख लीजिए, नहीं तो एनडीए में आ रहा है कर्नाटक। ये स्विंग दोनों का सेम हो गया ना, स्विंग तो दोनों का सेम है। हाँ। अब क्या कांग्रेस 28 में 10-12 सीटें ला सकती है? वी डोंट नो, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। करेक्ट, कि आप इतने बड़े बहुमत से वहां सरकार आपने बनाई है। सरकार आपकी पिछली बार भी थी कांग्रेस की, लेकिन जेडीएस हेडेड सरकार थी, वो मैथ कहीं बैठ नहीं पाया। कर्नाटक में आप देखिए, बीजेपी भी ये सब जानती है ना। तो बीजेपी में बिहार में ऑपरेशन किया नीतीश कुमार ऑपरेशन, महाराष्ट्र में तो ऑपरेशन करते आ रहे हैं 2 साल से, कर्नाटक में ऑपरेशन किया जेडीएस से अलायंस, और अब जगदीश शेट्टार को भी वापस ले आए, लिंगायत कम्युनिटी के बड़े लीडर हैं अपने एरिया के। आप देखिए तो यहाँ विपक्ष का एज क्या क्या है? विपक्ष का एज क्या है? मेरा इंडिया गठबंधन यहाँ क्या कर रहा है? इंडिया बैंकिंग कंप्लीटली ऑन तेजस्वी प्लस कांग्रेस जो सीटें लड़ेगी, मुझे लगता है जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीमांचल एरिया में। देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा के मैप का एनालाइज अगर आप करें तो वहां से क्लियर हो जाता है कांग्रेस का जो फोकस था इस यात्रा में SC ST मुस्लिम्स इन एरियाज पे था। बिहार में अगर आप देखिए वो सीमांचल के एरिया में जाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, जहां काफी मुस्लिम आबादी है, एंड देन वो छोड़ के बिहार झारखंड जाके फिर सासाराम से एंट्री मारते हैं। सासाराम इज अ रिजर्व्ड सीट, SC सीट है। मीरा कुमार जी वहां से एक टाइम पर जीत कर आई। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का एक बस, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बट ऑफ कोर्स आरजेडी इज द लीडिंग फोर्स। तो क्या आरजेडी, क्योंकि देखिए पिछली बार आरजेडी की 0 सीट आई थी, बट इस बार 0 तो नहीं लग रहा है ना। अब अगर बिहार में 10-30 का भी स्कोर लाइन है, दैट्स अ बिग शिफ्ट फ्रॉम 1 to 39 to 10-30। बाय द वे, लोगों को ये भी बता दें कि आरजेडी सेकंड जरूर 0 जरूर आई थी, लेकिन बहुत सारी सीट्स में एकदम स्मॉल मार्जिन से रनर्स अप थी। बिल्कुल, सेकंड नंबर। बिल्कुल। अब हम देखें महाराष्ट्र में, तो आज भी हालांकि अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कैंडिडेट सिलेक्शन इधर साइड में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त खिचड़ी पकी हुई है। मैं पिछले साल औरंगाबाद गया था यही समझने के लिए कि वोटर किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि तब तक दोनों पार्टियां टूट चुकी थी, शिवसेना भी और एनसीपी भी। वहां पर एक सिंपैथी है उद्धव ठाकरे जी के लिए, बट एनसीपी में क्या होगा, वो वोटर कहां जाएगा? अब कांग्रेस से अशोक चव्हाण जी चले गए हैं, तो क्या होगा महाराष्ट्र में? फिर भी लेकिन सी वोटर का जो हमारा ट्रैकर है, बिकॉज मैं विजिटिंग फेलो हूं सी वोटर का, ये एक और परिचय है मेरा, हम अभी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक एज है इंडिया अलायंस को, बट अ लॉट ऑफ दैट विल डिपेंड ऑन कैंडिडेट सिलेक्शन, और अंत में किस तरह एक केमिस्ट्री बनती है वोटर्स की आपस में। कर्नाटक 28 सीटें, यहां पे इंडिया अलायंस इज बेसिकली कांग्रेस। क्या कांग्रेस राइडिंग ऑन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, तो कल को अगर कोई एक स्लिम चांस बनता है कि कांग्रेस आगे रहती है इंडिया अलायंस में और सरकार बनाने की कोई उम्मीद है, अगर 2%, तो क्या खड़गे जी ड्राइवर सीट में होंगे? मैंने ये सुना कि शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। बट कांग्रेस एक सीट पे थी, वो एक सीट किसकी आई थी? डीके शिव कुमार जी के भाई डीके सुरेश जी की। मुझे लगता है इससे तो ज्यादा ही होगा इसमें। और एक जो सबसे दिलचस्प राज्य, जहां मैं अभी 4 दिन पहले होकर आया हूं, पश्चिम बंगाल की 42 सीट। करेक्ट। संदेश खली चल रहा है। ऐसे ही नहीं चल रहा है, पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पिछली बार 22-18-2 का स्कोर लाइन था। 22 तृणमूल, 18 बीजेपी, 2 कांग्रेस। आपने कहा अलायंस नहीं हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं, तृणमूल और लेफ्ट का अलायंस अगर हो जाता तो कैटास्ट्रोफिक होता इंडिया अलायंस के लिए।
सारा एंटी तृणमूल वोट चला जाता बीजेपी को, जो लेफ्ट के पास जा सकता था। सो एक्चुअली इट मेक्स सेंस कि लेफ्ट अलग लड़े तृणमूल से, बट कांग्रेस के साथ अलायंस तृणमूल का हो सकता था, उससे बेनिफिट आ सकता था। खासकर एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी डोमिनेटेड बेल्ट है, मालदा मुर्शिदाबाद जिसको कहते हैं, जहां से अधीर रंजन चौधरी और इनके जो दूसरे एमपी हैं वो आते हैं, वहां पर एक असर डाल सकता था ये अलायंस। बट ऐसा लगा, जो आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी, कि वो अलायंस भी अब नहीं हो रहा। लेकिन संकेत भाई, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा कलकत्ता की, हावड़ा की, हुगली की, भगवाकरण हो रहा है बंगाल का भी काफी हद तक। तो क्या असर पड़ेगा 22-18? देखिए 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी का वहां पे एकदम कोलैप्स हो रहा था मशीनरी, बिल्कुल, लीडर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, बाबुल सुप्रियो तक चले गए। हाँ। लेकिन आज मुझे बीजेपी वहां ठीक ठाक सिचुएशन में नजर आती है। मतलब वो एक फ्रेश पुश, वो पुश BJP है दे रहा और वो सीरियस प्लेयर है, ऐसा नहीं कि वो वो जैसे कहते हैं वन वन ट्रिक ट्रिक पोनी। पोनी। हाँ। तो ये अब आप मिला लीजिए 88, 116, 158, तो यही हो गया 190 में से। हाँ। उसके बाद कुछ ऐसे राज्य छोटे बनते हैं। छोटे मतलब, देखिए मैं मानता हूं, ये मेरा एक ओपिनियन है जो शायद काफी लोग इसमें अग्री नहीं करते, मुझे लगता है कुछ बदलाव आपको हरियाणा में भी दिख सकता है, जहां अभी 10-0 का स्कोर लाइन था बीजेपी का। क्या कांग्रेस वहां 8-2, 7-3, 6-4 कर पाती है? फार्म एजिटेशन हो, फार्म एजिटेशन प्लस हुडास आर वेरी स्ट्रांग इन द जाट बेल्ट। 2-3 सीटें हैं उस इलाके में, रोहतक हो गया आपका, सोनीपत हो गया। नहीं, स्ट्रांग तो 2019 में भी थे। अब देखिए वो दीपेंद्र हुडा बहुत छोटे मार्जिन से हारे थे। हाँ। लेकिन पिछले, वो एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस की लोकल मशीनरी, हालांकि वहां भी इन फाइटिंग है, सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, हुडा जी, लेकिन वहां पे कांग्रेस की मशीनरी एक्टिव रही है। मुझे लगता है उसका रीजन है उनको एक लगता है चांस कि इस बार अगर लोकसभा नहीं तो जो अक्टूबर में असेंबली इलेक्शन है वहां तो हम वापस आ सकते हैं। पिछली बार भी बहुत जरा से रह गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, जेजेपी की वजह से सरकार बनी थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम 11 सीटें हैं, और मुझे लगता है यहां मणिपुर में जो हुआ और जो यात्रा निकली उसका एक पॉजिटिव असर पे राइड करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है खासकर मणिपुर की 1-2 सीट तो कांग्रेस, 2 सीटें हैं वहां, 1 सीट तो कांग्रेस वहां ला सकती है आज की तारीख में। क्योंकि जो मणिपुर में हमने देखा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस तरीके से रवैया रहा, आई डोंट थिंक कि एक बहुत कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की 11, इसमें जैसे त्रिपुरा भी है, वो 2 सीटें शायद लगता है बीजेपी को ही जाएंगी, बट मणिपुर इज बहुत ट्रिकी, इंटरेस्टिंग है, इसमें आपने असम को बाहर निकाल दिया, क्योंकि असम यहां पे आ गया ना इंडिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड में। मैं मानता हूं कि असम में भी कांग्रेस, देखिए अभी 3 सीटें हैं, बट उन 3 के ऊपर क्या कांग्रेस जा पाएगी अभी टफ लगता है। लेकिन असम ऐसा स्टेट नहीं जहां कांग्रेस एकदम डेड हो गई है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली, न्याय यात्रा, और आपने तो इतने सारे शोज किए, राहुल गांधी वर्सेस हिमंता बिस्वा शर्मा, काफी अम्यूजिंग था, फनी था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी था कि वो रिएक्शन ऐसा क्यों दे रहे हैं। एक तो एज यू सेड ही इज अ क्रीचर ऑफ द लाइमलाइट, बट ऑल्सो बिकॉज आई थिंक वो समझते हैं कि कांग्रेस यहां अभी डेड नहीं हुई है, अनलाइक से वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो रिवाइवल के चांसेस हैं। और तेलंगाना के बाद एक डर है, डर और बढ़ गया कि भाई ये उठ सकते हैं अगर इनको हम सांस दें तो। तो इस वजह से मुझे लगता है यहां पर थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। अब इसके बाद बचती हैं यूटीज की सीटें, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार में एक सीट है, मैं यूटीज करके 3 लगा देता हूं यहां। और उसके बाद 3 यूटीज, गोवा की 2 सीटें, यहां पे कांग्रेस 1 जीत के आई थी, साउथ गोवा, क्या होगा पता नहीं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की 6 सीटें, जहां पे अभी इस बार डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। और आखिरी जो ये ब्रैकेट है 21, उड़ीसा। नहीं, उड़ीसा स्विंग क्यों है? स्विंग इसलिए है क्योंकि इस बार, एक तो ब्रैकेट में क्यों है पूछिए, क्योंकि यहां पे इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है, यहाँ एनडीए वर्सेस बीजेडी है। स्विंग क्यों है? क्योंकि यहां पे बीजेपी के गेन्स हो सकते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल 21 में बीजेपी 8 लाई थी, जो कि एक कॉन्ट्ररी टू प्रिडिक्शन था। इस बार अगर आप ट्रैकर्स देखें तो बीजेपी वहां और अच्छा कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उड़ीसा का चुनाव जो है वो साथ-साथ राज्य है। का चुनाव भी वो साथ-साथ होता Correct. है लोकसभा के चुनाव के साथ। तो लोकसभा में बीजेपी को गेन, लेकिन जब विधानसभा होगा तब क्या होगा, ये बहुत विधानसभा में मुझे अभी लगता है कि नवीन पटनायक वापस आएंगे। ठीक है। आखिरी एक Both कैटेगरी है, irrelevant, एक ही है, आप बताइए, क्विज। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में।
चलिए, मैं तमिलनाडु उधर चला गया और आंध्र प्रदेश वो मुझे लग ही रहा था। हाँ, आंध्रा की 25 सीटें, हालांकि लेट मी टेल यू कि वाईएस शर्मिला की एंट्री के बाद कांग्रेस वहां थोड़ी सी एक्टिव हुई है, बट जो हमें समझ में आ रहा है उनका गेन विल बी जगन रेड्डीज डायरेक्ट लॉस विच माइट एंड अप बेनिफिटिंग चंद्रबाबू नायडू। बट क्योंकि अभी कोई अलायंस बना नहीं है इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बोथ इररिलेवेंट। तेलंगाना और आंध्रा इज नॉट तेलंगाना येट। तो शर्मिला जी मेहनत करेंगी, शायद एक आध सीट ले भी आए, लेकिन जितना स्विंग कर देना, हाँ, कि 25 में 5 सीटें 6 सीटें मुश्किल है। एक दो शायद एक कैंडिडेट की बेसिस पे आप फिर भी ले आए, क्योंकि कांग्रेस ने वहां रॉक बॉटम हिट किया, टाइम लगेगा। करेक्ट। स्टिल वो एफर्ट, रॉक बॉटम तो तेलंगाना में भी हिट किया लेकिन संकेत भाई वोट शेयर वाइज अगर आप देखोगे ना तो इतना ड्रॉप नहीं हो जितना कांग्रेस का, तो आंध्रा में सिंगल डिजिट में वोट शेयर है। करेक्ट। तो आपको बहुत पिकअप करना है। मतलब आंध्रा में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की केरल से खराब है। करेक्ट। तो वहां पर जो भी कांग्रेस गेन करेगी वो जगन रेड्डी जी के कोटे से आएगा, मोर और लेस। उसका बेनिफिट अगर चंद्रबाबू नायडू और जनसेना को मिलता है तो वो 25 में उलटफेर थोड़ा हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी अ नॉन एनडीए कॉन्टेस्ट एज ऑफ नाउ। कल को अगर चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए में आ जाते हैं तो वो अलग बात है, बट ये एक मोटा मोटा मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से हर छोटा छोटा अलायंस जो है इंडिया गठबंधन के लिए स्वागत योग्य है, क्योंकि उसका एक अच्छा तगड़ा इफेक्ट आपको और जगह दिखेगा। तो ये जो बीजेपी 370 पार करने की जो बात कर रही है, तो 216 प्लस 190 प्लस 21 का तो हमें नहीं मालूम कि ये उड़ीसा सपोर्ट करेगी या नहीं सेंटर में, या वो एनडीए का देखिए टेक्निकली हिस्सा भी नहीं है। तो ये गणित तो समझ में आती है जो बीजेपी को 370 का कॉन्फिडेंस दे रहा है। 91 में कितना ऐड हो सकता है? लेकिन संकेत भाई बीजेपी सारी सीटें थोड़ी लड़ेगी इनमें से। हाँ, बीजेपी बिहार में फुल सीटें नहीं लड़ेगी, महाराष्ट्र में फुल सीटें नहीं लड़ेगी, उसके बाद हाँ बाकी सब राज्यों में, कर्नाटका में 1-2 सीट छोड़ देगी, यूपी में कुछ 5-6 सीटें छोड़ देगी अपना हाँ, जैसे, लेकिन ठीक है, बट बिहार और महाराष्ट्र एनडीए की किटी में यस, बट बीजेपी का जो 370 का क्लेम है वो इसलिए एग्जैजरेटेड लगता है क्योंकि जैसा कि आपने कहा, आप देखिए फिर भी हम लोग उनका बेंचमार्क इतना हाई है, हम कह रहे हैं वो 370 नहीं जाएंगे, जबकि मेजॉरिटी मार्क 272 है, मतलब तो सब मान के चल रहे हैं 100 ऊपर। हाँ, बट खैर वो आई थिंक कभी कभी तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए भी किया जाता है कि 370-400, बट आप देखिए ना एनडीए का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप 91, अगर आप 80% भी स्ट्राइक रेट मान के चलो 72 सीट्स होगा, इनका 80% पे स्ट्राइक रेट अगर हो तो 165 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सही बात है। स्टार्टिंग पॉइंट जब आपका 165 है, उसके बाद ऐड करना आपको तो 107 सीटें और चाहिए मेजॉरिटी के लिए। और इंडिविजुअली बीजेपी का अगर आप मान के चलो, ये मोटा मोटी दिस इज ऑल बीजेपी ओनली, 165 यहाँ पे अगर आएगा तो वो बीजेपी का ही आएगा। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, दिल्ली, झारखंड, मोटा मोटी 160 आप मान लो अगर 80% स्ट्राइक रेट पे बीजेपी का, तो बीजेपी को और 100 सीटें चाहिए ना, बाकी 211 में से इधर 50%। इनका देखो, आपको पहले 70-75 सीटें यहां से लानी है, फिर आपको कोशिश करनी है कि आप 211 में से 150 तक लेकर आओ, तब आपका बनता है 220। उसके बाद यहां मैं क्या बोलता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक्स 216 में आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है कि क्या मेरी एक ट्राइबल सीट एमपी से निकल सकती है, क्या मेरी एक जाट डोमिनेटेड सीट हरियाणा से निकल सकती है। ऐसे करते करते क्या आप 50 सीटें यहां से ला सकते हो। इसीलिए तो कह रहे हैं ना बहुत टफ है, तो विपक्ष के लिए टफ, विपक्ष के लिए इंडिया गठबंधन। ये 2 एरियाज मैं बोलूंगा इनके लिए कारपेट बॉम्बिंग एरियाज हैं। ये एरिया एनडीए के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एरिया है और ये एरिया इंडिया के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एरिया है कि आपको सीट स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। अब राजस्थान में अगर आप अच्छा कैंडिडेट दे दो शेखावटी के रीजन में जो जाट बेल्ट है, तो शायद कांग्रेस एक आध सीट निकाल सकती है। 25-0 का स्कोर लाइन जरूरी नहीं कि रिपीट हो। आप देखो बीजेपी की तरफ से, वो जानते हैं कि छिंदवाड़ा अभी भी जाएगा कांग्रेस के पास, तो वो उसमें भी चल गए कि 28-1 भी क्यों, 29-0 करना है मध्य प्रदेश में। ये फाइट है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। इससे ये साबित होता है कि कैसे एक एक सीट की लड़ाई और एक एक गठबंधन कितना जरूरी हो जाता है चुनाव से पहले। कार्तिकेय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने बहुत विस्तार से अच्छे से 2024 से पहले का नक्शा
राजनीतिक नक्शा नंबरों के और संख्या के माध्यम से यहाँ पर बोर्ड पर प्रस्तुत किया है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं समझता हूँ दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये प्रस्तुति देखने के लिए, और भी ऐसे प्रोग्राम्स 2024 के चुनाव से पहले हम लाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।